हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ईरान के सुप्रीम लीडर ने आबनाए हुर्मुज को एक बार फिर ना खोलने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के बगैर खलीज फार्स का मुस्तकबिल रोशन होगा। खित्ते में गैर मुल्की अनासिर के लिए कोई जगह नहीं। सुप्रीम लीडर का दो टोक ऐलान। दूसरी तरफ दुनिया शदीद मुश्किल में आ गई। तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दुनिया में बेरोजगारी और महंगाई आने का खदशा। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और अमेरिका ईरान जंग, पाकिस्तान को 10 से 15 अरब डॉलर्स के नुकसान का खदशा। पेट्रोल महंगा हो गया, LNG की सप्लाई बंद, मुल्क अंधेरे में डूब गया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में वाज़े कमी होगी। ज़र मुबादला में भी कमी के इम्कानात बढ़ गए। कौमी असम्बली खजाना कमेटी को दी गई ब्रीफिंग पर बात करने के लिए कमेटी मेंबर MNA जावेद हनीफ हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल होंगे। और ज़राअत का शोबा हुकूमती पॉलिसियों की वजह से जवाल पजीर। बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटी मालकान और रियल स्टेट के कारोबार करने वालों की हुकूमत सहूलतकार बन गई। DC रेट में कमी करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का फैसला कर लिया गया। दूसरी तरफ PTCL को दोबारा हुकूमत पाकिस्तान वापस लेने के लिए तैयार। वजह क्या बनी, इन अहम कौमी इशूज़ पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका जंग के हवाले से। और अब जो है ऐसा लगता है कि जंग दोबारा जो है एक ब्रेक के बाद शुरू करने के लिए दोनों साइड्स जो हैं वो तैयार हैं। दोनों साइड्स में एक जोश जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने भी कुछ इसी किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने तो इनफैक्ट एक आबनाए हुर्मुज का एक नया नक्शा दिखाया है और उन्होंने कहा है कि उसका एक स्पेसिफिक हिस्सा जो है उसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि वहाँ से आमदोरफ्त जो है वो जारी रहे। और वो नक्शे पे उसको आबनाए ट्रंप जो है वो भी कहा गया है। अब से कुछ देर में जो उनका सेंटकॉम है वो एक ब्रीफिंग देगा ट्रंप को, जिसमें ये एक मुख्तसर और पावरफुल हमला जो है ईरान पर करने का प्लान, एक नया प्लान जो है, मंसूबा जो है वो बनाया जाएगा, ताकि जो डेडलॉक है उसको तोड़ा जा सके और मज़ीद प्रेशर जो है वो डाला जा सके ईरान पे। जबकि दूसरी तरफ ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, उनका बयान आया है। कोई ऑडियो और वीडियो तो ज़ाहिर है नहीं आ रही उनकी जब से वो हमले में ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन उनका बयान जो है वो आ गया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स की हिफाजत करेंगे जैसे हम अपनी ज़मीन की हिफाजत करते हैं, और हुर्मुज पे सिर्फ हमारा ही हक है। GCC कंट्रीज़ के हवाले से भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा यहाँ जो US बेसिस हैं वो खुद ही को जो है वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकी, और अगर अमेरिका यहाँ से चला जाएगा तो ये खित्ता मज़ीद जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो ये अपडेट है क्लासरा साहब। ये तो जंग रुकती हुई नज़र नहीं आ रही है। इनफैक्ट दोनों साइड्स ऐसा लगता है तैयार खड़ी हैं कि एक दूसरे पर हमला करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा है कि इसको समराइज़ किया जो मेन डेवलपमेंट्स तो यही थी। एक जो उन्होंने अभी लाइन आपने पढ़ी है ना कि USA यहाँ से चला जाएगा तो खित्ता महफूज हो जाएगा, ये बड़ी अहम लाइन है। अब सवाल ये है कि US आया क्यों था यहाँ पे मिडल ईस्ट में, और किस वजह से आया था, वो कैसे आया था, इस पे भी थोड़ी सी गौर करने की ज़रूरत है। और ईरान के जहन में अगर ये चीज़ है, इससे पॉजिटिव एक सोच मैं कहूँगा मुश्तबा खामनेई साहब के हवाले से अगर मैं इंटरप्रटेशन करने की कोशिश करूँ, अब तक ये है कि 79 के बाद थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखना जरूरी है। मैं सिर्फ इसी एक लाइन को, बाकी वो बात आपकी ठीक है, जंग अभी नहीं रुक रही, उसमें हम बाद में आते हैं। ये बड़ा अहम नुकता है जो मुझे पूरी उसमें से अगर मुझसे पूछें क्या एक की पॉइंट क्या था उनकी, जो आज उन्होंने बड़े से बात इस पर बात की और बड़े फॉर रीचिंग उन्होंने फैसले किए जिससे पूरी दुनिया पे उसके इम्पैक्ट होने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि अमेरिका चला जाए तो यहाँ पे सुकून हो जाएगा। ये मतलब यूजली बात कही भी जाती है, पॉपुलर नैरेटिव भी यही है कि अमेरिकन के आने से, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका वहाँ पे क्यों आया। दो चार इसकी थ्योरीज या इसकी जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है। एक तो सबसे बड़ी तो ये है जो पॉपुलर है कि जनाब के अमेरिकन को मिडल ईस्ट जो था, यहाँ से ऑयल सप्लाईज होती थी पूरी की पूरी, इसको अमेरिकन इंडस्ट्री चलती थी, यूरोपियन चलती थी। अगर आपको याद हो कि 70s की उसमें जब अरब इत्तेहाद ने अपना इत्तेहाद दिखाया तेल के लिए, और पहली दफ़ा इनको एहसास हुआ अमेरिकन को, यूरोपियंस को, कि तेल कितना बड़ा वेपन है और इसको किसी वक्त भी हमारे खिलाफ यूज़ किया जा सकता है। हमारी तो इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी अगर अरब कंट्री, गल्फ कंट्रीज जो है ये आपको वो करें, आपको तेल की सप्लाई रोक दें, जो कि उन्होंने करके दिखाया था। एक बड़ा अपना 70s का बहुत बड़ा एक वाक़या था जो आज की नस्ल हमारी भूल चुकी होगी, नहीं याद होगा। तो एक तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने इस बात को यूज़ किया कि अब हमें वहीं पर मुस्तकिल हमें रहना चाहिए और कोई ना कोई हमें बहाने जो हैं हमें तराशने चाहिए, ताकि पूरी ऑयल सप्लाई चेन जो है ना ये नहीं रुकनी चाहिए।
लिहाजा अमेरिकन जो है यहाँ पर अड्डे लेकर आए अपने, और फिर उन्होंने यहाँ पे सऊदी अरेबिया में, यूएई में, फिर कतर में, जो भी वहाँ पे उसमें थे उन्होंने वहाँ पे कैंप कर लिए, और उन्होंने एक सिक्योरिटी का बहाना किया। ये मैं आपको 2-3 नैरेटिव्स में पेश करूंगा, ये मेरी राय नहीं है, मैं आपको सिंपली जो एक प्रेवलेंट एक समझा जाता है उसकी मैं आपको बता दे इसमें रहा हूँ। सो एक तो ये बड़ी पॉपुलर थ्योरी कि अमेरिकन को पता चल गया था 70s में कि अगर हम यहाँ पे ना हो तो कल को किसी वक्त हमारी मतलब गर्दन मड़ोड़ी जा सकते, सो दे आर हियर, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि ये 79 के बाद ज़्यादा गल्फ स्टेट वर्सेस ईरान जो है ना, ये कन्फेडरेशन बढ़ी है जब से रेवोल्यूशन आया। जब रेवोल्यूशन आया तो उससे पहले शाह ईरान की हुकूमत थी, उनकी तो सबसे दोस्तियाँ थी, उनकी तो निक्सन से भी बड़ी, मतलब निक्सन वाज ओनली ये प्रेसिडेंट जो एक्स थे, जो कि बाकायदा जब इनकी मिस्र में, इजिप्ट में डेथ हुई शाह ईरान की, तो उनके उसमें जनाजे के लिए गए थे, ये निक्सन गए थे, बल्कि निक्सन ने बड़ी कोशिश की थी, बड़े नाराज हुए थे कि जिमी कार्टर ने इनको शाह ईरान को वहाँ पे अमेरिका में इन्होंने पनाह क्यों नहीं दी, वेरी एंग्री। मतलब हेनरी किसिंजर बड़ी दोस्ती थी उनकी शाह ईरान के साथ, एंड ही वाज़न्ट हैप्पी, जिससे अमेरिकन के खिलाफ ये मतलब बातें आना शुरू हुई कि अमेरिकन जो है अपने दोस्तों को इस्तेमाल करने के बाद डंप करते हैं। ये बड़ी पॉपुलर उनके हवाले, पाकिस्तान भी ये कुछ कहता रहा है, इस्तेमाल करते हैं, फिर अगले बंदे को अपने यहाँ इलाज भी नहीं कराने देते। ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, शाह ईरान जो है, तो ही वेंट टू यूएसए फॉर ट्रीटमेंट, एंड देन ही वांटेड टू सेटल देयर आफ्टर रेवोल्यूशन। इनकार कर दिया था उन्होंने, नहीं, आखिर में मिस्र ने ही उनको अपने पास वो किया। खैर एनीवे, अब सवाल ये है कि जनाब कि उस वक्त 79 तक तो मतलब सब पूरे खित्ते में तल्लुकात अच्छे थे। अचानक क्या हुआ? अचानक रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन के बाद फिर हमने देखा कि जनाब कि वो एक उनके अमेरिकन और इन ईरानियंस के दरमियान एक टग ऑफ वार शुरू हुई। वो समझते थे शाह ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, शाह ईरान वाज इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज, मस्कर, किलिंग्स, प्रोटेस्टर वगैरह, जो अब इन पे इल्जाम भी लग रहे हैं, आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी होगी। उन्होंने वहाँ पे उनको सफारत खाने पे भी कब्जा कर लिया, आपको याद होगा, अमेरिकन पे जाके, जिसपे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ से दुश्मनी शुरू हुई, सिर्फ यहाँ तक नहीं रही, फिर बाद में जो खित्ते के दीगर ममालिक जो हैं वो भी इस बात में आए कि जनाब कि अब ये प्रॉक्सीज जो है ना बढ़ रही है, अब हमारी तरफ भी रेवोल्यूशन का रुख हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में भी हमने देखा, यहाँ पे भी एक मतलब अगर मसला की बुनियादों पर प्रॉक्सीज लड़ी गई हैं। आई वॉन्ट गो इनटू द डिटेल्स, उसमें डिटेल सारे पाकिस्तानी जानते हैं। उधर से सऊदीज को फील हुआ कि जनाब कि हमारी शायद वो जो स्कूल ऑफ थॉट है शायद वो ना वीक पड़ जाए, इनको हुआ हमारा ना पड़ जाए। तो पहले मिडल ईस्ट में हमने देखी, वहाँ पे प्रॉक्सीज शुरू हुई, फिर हमने देखा पाकिस्तान में शुरू हुई। सो एक ओवरऑल अगर पिछले 47-48 साल का देखें, इट वाज ऑल अबाउट द प्रॉक्सीज, और सबने मतलब वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है कहते हैं जी, उसको उन्होंने सबने खतरा फील किया कि ईरान अब चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ एक रेवोल्यूशन है, स्कूल ऑफ थॉट है, वो दूसरे खित्ते में भी हो, दूसरे ममालिक में भी हो। यही वजह आपको याद होगा मेरा ख्याल, जब ईरानियंस एक दफ़ा मैनी ईयर्स बैक वो हज करने गए थे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया था उन्होंने, वहाँ पे नारे लगाए थे, जिसके बाद बड़ा वायलेंटली उनको हैंडल किया गया था और बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई थी। सो इट हैज ए बैकग्राउंड। तो मतलब मसला ये था कि ईरान का जो खौफ था, जो स्टेट्स थी रीजन की, उन्हीं की वजह से उनके अपने पास फौजें थी नहीं, अपने पास प्रोटेक्शन थी नहीं। तो अमेरिकन के लिए बेहतरीन ये डील बनी, उन्होंने हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको अड्डे कायम करेंगे। सो उन्होंने पैसे देने शुरू कर दिया, रेंटे आर्मी के, रेंटे मतलब अपना डिफेंस के, वट एवर। सो जो ईरानियन खौफ था, फिर बाद में हमने देखा शाम में भी सिविल वार हुई, फिर हमने उसके बाद यमन में भी देखा, फिर लेबनान में भी देखा, और दुनिया के खित्तों में देखा, हर मुल्क में कोई ना कोई वहाँ प्रॉक्सीज हो रही थी। अब जो कुछ जंग हुई है, उसके बाद मिडल ईस्ट को एहसास हुआ कि ये तो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जो उन्होंने कहा भी है, यूएई को देख लें, सऊदीज ने आकर जाके पाकिस्तान से मुआहदा किया, और अभी रिसेंटली उन्होंने जाके यूक्रेन से किया। अच्छा, यूएई ने क्या किया? यूएई की खबरें और सुन लें, वो तो अमेरिकन में बैठे थे। इसराइल ने आके उनको आयरन डोम दिया है, अपने बंदे भेजे हैं जिन्होंने आके उनको सपोर्ट दिया है कि जनाब मिसाइल का सबसे ज्यादा हमले जो हैं इतने इसराइल पे नहीं हुए जितने यूएई पे हुए, जो ईरान की तरफ से किए गए हैं। इन चीजों ने दो रियलाइजेशन दी हैं, दो रियलाइजेशन है। अब मैं इसको सम अप करता हूँ, बात जरा लंबी होगी। एक तो यह है कि ये खित्ते के मिडल ईस्ट के ममालिक को पता चला है कि अमेरिकन हमारी हिफाजत नहीं कर सकते। हमने इतने साल अड्डे दिए रखे, पैसे दिए, सब कुछ किया। वो अगर कतर को भी एहसास हुआ, कुवैत को भी हुआ, मतलब सऊदी यूएई सबको हो गया, और ईरान को भी हो गया। ईरान को भी हो पता चल गया कि यार ये हमने जो खेल खेला था हमारी वजह से, मान लिया कि मैं मतलब इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दें, नहीं हमने कुछ नहीं किया, अपने उनका खौफ था जिसकी वजह से अड्डे दे दिए, अमेरिकन चाहते थे। उन्हें भी अगर ये एहसास हो गया है कि ये जो खित्ते में डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर है, ये इस अमेरिकन फौजी अमेरिकन अड्डों की वजह से, और अमेरिकन अड्डे हमारी वजह से हैं। आज अगर मुश्तबा खामनई साहब को ये रियलाइजेशन है
कि ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने आपको याद होगा उनके प्रेसिडेंट मसूद साहब ने बड़ा अच्छा बयान भी दिया था, जो बाद में उन्होंने, जिस पे मेरा ख्याल है उनके जो IRGC शायद खुश नहीं होते, जब उन्होंने खित्ते के ममालिक से मातरत की थी, जब उन पे अटैक हुए, तो बाद में उसको उन्होंने रिवर्स किया, उसके बाद भी अटैक होते रहे, प्रेसिडेंट की नहीं बात सुनी गई। तो ईरान को इस वक्त अगर ईरान मतलब निकालना चाहता है इसको, USA को, मिडल ईस्ट, दिस इज द बेस्ट टाइम्स। ही शुड एड्रेस द कंसर्न्स एंड फियर्स ऑफ गल्फ कंट्रीज के भाई साहब, आपका अपना स्कूल ऑफ थॉट, हमारा अपना स्कूल ऑफ थॉट, ब्रॉडली वी आर मुस्लिम, वी आर नेबर्स, हमें आपसे कोई खतरा नहीं होगा, वी प्रॉमिस, वी कमिट। तो USA की नहीं रहेगी। ईरान को भी मतलब इस बात पे मेरा ख्याल है ये जितना फियर फैक्टर था वहीं से हुआ, ये मान वो इस बात को मतलब एवरीबॉडी नोज, इट्स नॉट अ सीक्रेट समथिंग में चले। आज अगर वो ये समझते हैं कि नहीं हम ये एंड कर सकते हैं और एक नई बिगिनिंग हो सकती है, खित्ते के ममालिक को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, तो मेरा ख्याल है ये स्टेटमेंट, मैं बाकी चीजों में नहीं किया, मैं सिर्फ इसी बात को लिया है। तो ये तो फिर उनके हाथ में, ईरानियंस के हाथ में है कि उनको कि वो कैसे सेफ फील कराएं बाकी खित्ते के ममालिक को, कॉन्फिडेंस दे। और ये जो इतने 47 साल की एक हिस्ट्री है, हालांकि हजारों साल की है अरब अजम की, लेकिन एक नए दौर में मेरा ख्याल है नई बिगिनिंग हो सकती है। जस्ट माई इसको विशफुल थिंकिंग कहें या इसको व्हाटएवर कहें, दिस इज द टाइम बिल्कुल फॉर अ ब्रॉडर पीस, रीजन में ब्रॉडर पीस के लिए। और लेट्स सी कि ये जंग जो है वो किस तरफ जाती है, क्योंकि इस वक्त जो इनके वजीर जंग है पीट हेक्सेट, उनको भी बहुत सख्त जो है सवालात का और तनकीद का सामना करना पड़ा है कांग्रेस हेयरिंग में। और काफ़ी जो है वो इंटेंस ये हेयरिंग हो गई थी फिर कि इतनी ज़्यादा कॉस्टली जो है वो ये पड़ रही है अमेरिकन को, अमेरिकन पब्लिक को, तो ये मामला किस तरफ जा रहा है। तो अमेरिका के अपने अंदर से भी जो है आवाज़ें उठ रही हैं इस जंग को लेकर। तो क्या ट्रंप जो है इसको मजीद कंटिन्यू करना चाहेंगे, एक स्ट्रॉन्ग और मुख्तसर उन्होंने कहा एक अटैक करेंगे। मुख्तसर तो खैर उन्होंने पहले भी कहा था कि ये जंग होगी, जो कि हुई नहीं, कुछ दिनों में ही उन्होंने कहा था रैप अप हो जाएगी, अब 2 महीने जो है वो हो चुके हैं। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान अमेरिका जंग की वजह से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ही जो है वो एक इम्पैक्ट देखा जा रहा है। आज इनफैक्ट जो ब्रेंट क्रूड की प्राइस थी हाई टच किया $126 पर बैरल का, और फिर कुछ 113 114 पे जो है वो ये चली गई प्राइस। अब इसकी वजह से जहां पूरी दुनिया में जो है वो इसका इफेक्ट देखा जा रहा है, वहीं पाकिस्तान पर भी जो है वो इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है। और क्या इम्पैक्ट है, आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास था, खजाना कमेटी का, और उसमें जो है सीनियर इकोनॉमिस्ट और जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं उन्होंने एक ब्रीफिंग दी और बताया कि पाकिस्तान पर इसका क्या इफेक्ट नज़र आ रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कमेटी के मेंबर MNA जावेद हनीफ, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। जी जावेद साहब बताइएगा कि आज जो है ये इजलास हुआ और इसमें जो है ब्रीफिंग दी गई और काफ़ी ख़तरनाक किस्म की जो है वो इसमें इंडिकेशंस दी हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर इफेक्ट आ रहा है इस जंग की वजह से और बढ़ती हुई ऑयल प्राइसेस की वजह से। आपसे ही मैं डिटेल्स जानना चाहूँगी। देखें, जो सिचुएशन इमर्ज कर रही है इस वक्त, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है इस वॉर की वजह से और स्टेट ऑफ हॉर्मस की बंदिश की वजह से जी, जो पाकिस्तान जो है सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि हमारा 80% जो ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो इस स्टेट से गुजर के पाकिस्तान में आता है। और पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्या नाम है आपका, जो हमारा मजदूर तबका है, हमारे लोग जो है वहाँ जो इस गल्फ स्टेट से उनमें मुलाजिम है वहाँ पे। तो पहला इम्पैक्ट तो ये आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे भी आपने जिक्र किया, $129 हो गया है पेट्रोलियम क्रूड की प्राइस जो है, तो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा नेचुरली। और उसका इम्पैक्ट आपने देखा कि स्टेट बैंक ने जो है डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया है और जो कंप्रोमाइज करेगी हमारी ग्रोथ को कंप्रोमाइज करेगा। प्लस उसके बाद हमारी जो रेमिटेंसेज हैं उसका इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर, जो हमें जो नजर आ रहा है वहाँ पे कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहाँ पे जो कम होती चली जा रही है, उसके नतीजे में जो हमारा रेमिटेंसेज आती है, जो सऊदी अरब से और UAE से तकरीबन 58% रेमिटेंसेज जो है हमारी वो टोटल आती हैं यहाँ पे। सिर्फ UAE से जो है तकरीबन $7 बिलियन की आती हैं और तकरीबन $10 बिलियन की आपकी सऊदी अरबिया से आती है। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर एक्टिविटी रिड्यूस होती चली जा रही है, तो उसके नतीजे में वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा एक ये रेमिटेंसेस का जो फैक्टर है
तो पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो इफेक्ट करता है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान को। फिर एक जब वहाँ जो सिचुएशन इमर्ज कर रही है, जो ले ऑफ होने जा रहा है इसके अंदर, क्योंकि जो अगर वहाँ पर ये सिचुएशन बढ़ती चली जाती है तो ले ऑफ होगा तो वो लोग वापस आएंगे। तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारे जो लोग हैं जो हमारे यहाँ पर, आप समझ जाइए कि तकरीबन 40 मिलियन तकरीबन लोग हैं वहाँ पर, तकरीबन 4 मिलियन के करीब लोग हैं, उनकी वजह से जो यहाँ वापस आएंगे वो हमें बड़ा उसका नुकसान होगा उसमें। तो ये बड़ी एक सिचुएशन ऐसी इमर्ज कर रही है कि जो उन्होंने बताया, जो सिनारियो डेवलप किया उन्होंने कहा, एक सिनारियो ये है, लोअर सिनारियो जो एक $15 बिलियन का नुकसान होगा, और जो एक्सट्रीम सिनारियो $50 बिलियन का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हमारे पास जो रिसोर्सेज जो अवेलेबल है वो इस किस्म की सिचुएशन नहीं है कि इसको कॉप विद कर सके। हनीफ साहब देखिए क्या, हनीफ साहब बहुत शुक्रिया। आज मैं भी वो फाइनेंस कमेटी का इजलास था, बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी मीटिंग होती है, वेरी लर्नड मेंबर्स हैं वहाँ पे, चेयरमैन साहब बड़े एक्टिव हैं, बहुत कुछ चीज़ें समझते हैं। नवीद कमर साहब आपकी कमेटी में बड़े हैवी वेट्स बैठे हुए हैं, आप जैसे बड़े पढ़े लिखे समझदार, आपने तो खैर मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही इस पर क्वेश्चनिंग कर रहे थे और बड़ी शानदार और बड़ी प्रोबिंग एंड वेरी रेलिवेंट आपने बातें की हैं। सर जो वहाँ पे सिनारियो पेश किया गया, जो मैंने वहाँ पे और दीगर ने भी महसूस किया कि सारे सेक्टर्स हैं इस वक्त जहाँ से पाकिस्तान को पैसा आता है, 2 साल के एफर्ट से, मसलन ये रेमिटेंसेस फॉल कर रही हैं, एक्सपोर्ट फॉल कर रही है, इंपोर्ट आपकी महंगी हो रही है और आपकी मतलब गैस आना बंद हो रही है, या आपको पेट्रोल ज़्यादा महंगा आना शुरू हो गया है, ड्यूटीज़ जो हैं वो मतलब है। वो एक और चीज़ जो आपने मेरा ख्याल है उन्होंने पॉइंट आउट की कि यहाँ पे क्योंकि रात को आजकल 8 बजे वो बंद कर देते हैं या 10 बजे बंद कर देते हैं, तो इनकम जो तो हो रही थी लोगों की वो कम हुई है, जिसकी वजह से टैक्सेस भी मतलब 660 के पता नहीं 610 अरब उन्होंने बताया कि जनाब कि आपका वो टैक्स शॉर्टफॉल है, 10 से 12 अरब का वो डॉलर का एक्सपेक्टेड लॉस देख रहे हैं कहीं से कोई पास। तो अभी जंग के ख़त्म होने की कोई चांसेस नहीं लग रहे। आज मुश्तबा ये खामनेई साहब का भी बयान है कि हर मुझ बंद रहेगी, ट्रम्प साहब कह रहे हैं जनाब हम हमला करने वाले हैं, हम किधर जा फंसे हैं सर? ये तो इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस एंड ब्लीक सिचुएशन जो पेश की गई सर आपकी कमेटी में। जी आप सही कह रहे हैं। इसमें बात ये है कि जो फैक्टर थे सारे के सारे बियॉन्ड के ना आपके पाकिस्तान गवर्नमेंट के या हमारे बियॉन्ड हैं। इसमें हम बैठ कर सिर्फ हम एक रिएक्शन डेवलप कर सकते हैं, हमारा एक्टिव रोल कोई नहीं है इसके अंदर। जो भी सिचुएशन इमर्ज कर रही है उसको अब हमारे अपनी जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन, जो स्टेबिलिटी हमने पिछले 2 सालों में अचीव की है वो सारी की सारी खतरे में पड़ गई है। इन्फ्लेशन जैसे अभी बताया आपको, इन्फ्लेशन का जो है तकरीबन 17% इन्फ्लेशन की एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो बढ़ेगा तो लोगों को रियल वेजेस कम हो जाएंगी, रियल वेजेस कम होंगी तो गुर्बत बढ़ेगी यहाँ पे हमारे यहाँ। फिर जो रेमिटेंसेस कम होंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ जाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट का इशू आ जाएगा। ये तमाम चीजें जो है अब जो नेक्स्ट बजट आने वाला है उस बजट के अंदर इसके तो कैटर फॉर करना है। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, टैक्सेशन बढ़ाई जाएगी नेशनली। एक ये सामने ये खबर सुनने में आ रही है कि वॉर टाइम जो है बजट डेवलप किया जाएगा। वॉर टाइम बजट डेवलप किया जाएगा तो उसका इम्पैक्ट जो है आम आदमी के ऊपर जो है उसका जो है। वॉर टाइम बजट में क्या क्या होता है सर? आप क्योंकि ये चीजें समझते हैं, आम आदमी मेरे जैसे समझना चाहेंगे कि व्हाट इज वॉर टाइम बजट। इसमें देखिए बुनियादी बात यह है इसके अंदर की जो सिचुएशन इमर्ज कर रही है उसको कैटर फॉर करने के लिए जी जो इस वक्त एंटिसिपेट कर रहे हैं। एक तो हाई इन्फ्लेशन होने जा रहा है, रेमिटेंसेस कम होंगे जिससे फिस्कल डेफिसिट होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा, उसका फिस्कल डेफिसिट होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो इसको कैटर करने के लिए हमें टैक्सेशन बढ़ानी पड़ेगी, टैक्सेशन बढ़ेगी और आपके जो ऑलरेडी हमारा टैक्सेशन का रेट है बहुत हाई है। तो अल्टीमेटली इसका और रियल वेजेस जो है आम आदमी जो है जो गरीब जो लोग जो है लो पेड एम्प्लॉइज हैं, रियल वेजेस उनकी कम हो जाएंगी जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसके नतीजे में गुर्बत में इजाफा होगा। अच्छा सर आपने गुर्बत की बात की सर, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपसे हम जानें सर। जो आज बताया गया कि 610 या पता नहीं 620 अरब का रुपीज़ का लोकल शॉर्टफॉल है टैक्स कलेक्शन में, साहब बोरिंग करनी पड़ेगी आपको बैंकों से दीगर चीज़ों से। तो आप समझते हैं कि 8 बजे तक बंद रखना जिसकी वजह से वो जो टैक्स मिल रहा था हुकूमत को बिजनेस की वजह से वो कम हो रहा है, इज इट द राइट डिसीजन के या दोबारा लोकल शॉर्टफॉल मील करने के लिए टाइम बढ़ाना चाहिए ताकि लोग लेट निकलते हैं, कल्चर है हमारा, जहन है, आते हैं जो भी हैं,
तो हाउ डू यू सी दैट, ये प्रपोजल ठीक है जो बिजनेसेस बंद रखे गए जिसकी वजह से रेवेन्यू शॉर्टफॉल होना शुरू हो गया सर? देखिए एफबीआर का शॉर्टफॉल जो उन्होंने बताया, जो इस वक्त आया अब तक जो 612 बिलियन का है जी। अच्छा, वो ये बता रहे थे कि उन्होंने जो फिगर दी, उन्होंने कहा कि 12 बिलियन का, जिस तरह ये मार्केट्स को अर्ली क्लोज कर रहे हैं तो 12 बिलियन का शॉर्टफॉल उसके अंदर आ रहा है। तो देखिए इसका अभी इन्होंने ये असेसमेंट नहीं किया, इसका एडवांटेज क्या होगा। हमने ये जानने की कोशिश की कि जो इसका नतीजे में ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है उसके नतीजे में फायदा क्या होगा, तो वो फिगर्स अवेलेबल नहीं थी। वो फिगर्स जब अवेलेबल होंगी तभी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि फायदा इसमें होगा कि या बंद करने में होगा। अच्छा सर, लास्टली सर, बड़ा जैसे मैंने कहा, मैं तो बड़ा वो पिक्चर पेश की गई है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने की है, आई वाज स्केयर्ड, आई मस्ट से, मैं डरा हूँ, मैं खौफजदा हूँ, आप लोग भी हुए होंगे कि अगर जंग जल्दी बंद नहीं होती तो दीज आर वेरी टेरिबल टाइम्स फॉर पाकिस्तान, इतनी हमारी हमारी गुंजाइश नहीं है सर। तो लेकिन अगर सर छोटा सा, लेकिन कोई इंपोर्ट को कम करने के लिए, कल्टेल करने के लिए कोई स्टेप नजर नहीं आया ना, किसी ने आप में से किसी ने पूछा, क्योंकि आपको याद होगा पहले भी 3-4 साल पहले भी मसाइल हुए थे मेरा ख्याल कोविड के बाद, तो हमने बहुत सारी ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट ये डेफिसिट अकाउंट वगैरह के थे, हमने बहुत सारी चीजें बैन की थी, नहीं मंगवाई थी। इंपोर्ट तो वैसे की वैसे जारी है, वो तो कहीं से नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है। जो महंगी इंपोर्ट हो रही है, चलो जरूरी इंपोर्ट अपनी जगह पे, बाकी जो हो रही है मतलब गैर जरूरी जिनको हम समझते हैं सर। देखिए ये एसेंशियल इंपोर्ट जो इम्पैक्ट हो रहा है इस वक्त, ये एसेंशियल इंपोर्ट्स है हमारी। अच्छा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ये हमारी जरूरत है। अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे गैस इस वक्त नहीं आ रही है, उसके नतीजे में लोड शेडिंग शुरू हो गई है। लोड शेडिंग होगी या आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगी तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमारी रुक जाएगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं होगी तो उसकी बेरोजगारी बढ़ेगी, उसके अंदर हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी उसमें। नहीं मैं सर, मैं गैर जरूरी इंपोर्ट की बात कर रहा था, ये तो आपकी बात ठीक है, फूड आइटम्स हो, एनर्जी आइटम्स हो, ये तो नहीं रोके जा सकते, अदरवाइज तो आपके लिए मसले होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट 80 अरब डॉलर से ज्यादा की, अगर मैं गलत नहीं कह रहा फिगर दे रहा, तो ये तो सारी ये 35 बिलियन डॉलर या 40 के करीब इसकी है आपकी एनर्जी की हमारी इंपोर्टें जो ज्यादा हो रही हैं अब जंग की वजह से। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन एसेंशियल आइटम या लग्जरी आइटम जिनकी हम बात करते हैं सर। देखिए उसको वैसे भी हमने कंस्ट्रेंट उनको जो चीजों को रोका हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल चली आ रही है, लेकिन हम क्योंकि IMF प्रोग्राम में भी है इसके अंदर, और IMF जो है वो जोर देता है कि डीरेगुलेशन की जाए इसमें, और डीरेगुलेशन में उन्होंने अभी हम जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो भी हमने हटाए हैं, जो रेगुलेटरी ड्यूटीज है उनको भी कम किया है। तो रिफॉर्म का प्रोसेस वो भी पैरेलल चल रहा है उसके अंदर। तो अब इन दोनों चीजों को रिकंसाइल करना बड़ा मुश्किल काम है। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हमें ये जो इंपोर्ट्स को है रोकना जो है वो उनकी शरायत के खिलाफ है। उसके अंदर वो सारी चीजें जो है, दोनों चीजों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं सर, लास्ट वर्ड सर, आप ये कह रहे हैं कि आगे खाइए पीछे समंदर है, मतलब दोनों यही बिल्कुल यू आर राइट, यही सिचुएशन है इसमें। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। MNA जावेद हनीफ हमारे साथ मौजूद थे। आज जो कमेटी का इजलास था कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना, उस हवाले से ब्रीफ कर रहे थे, वहाँ पर मौजूद थे, और काफ़ी ब्लीक पिक्चर जो है वो पेश की गई है कि जो ऑयल प्राइसेस में इजाफा देखा जाएगा या हॉर्मुज़ का बंद होना, जो ईरान अमेरिका जंग है उसके पाकिस्तान पर जो है वो क्या असरात हो सकते हैं। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक और अहम खबर पर जो है वो बात कर लेते हैं। DC रेट में बड़ी कमी का जो है वो फैसला किया गया है। रियल स्टेट और सोसाइटीज़ को जो है वो इससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा। क्लासा साहब क्या खबर है इस हवाले से? एक बड़ी, आपको पता है जब जंग की सिचुएशन लगी हुई है ना, तो बहुत सारे फैक्टर जो काम करने वाले होते हैं वो खामोश करके नहीं बैठे होते, कारोबारी अपने काम पे ना लगे रहते होते हैं। तो पंजाब में एक कुछ अर्सा पहले, अभी भी जारी है वो चीज़, एक प्रपोजल मूव हुई और वहाँ सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वहाँ पे जो ऑफिस है वहाँ से ये इनिशिएट की गई, उन्होंने कोई मीटिंग्स वगैरह की हैं अपनी, जिसमें तमाम ये जो इजला है उनको कहा गया ये जो DC रेट जो है ना इसको रिड्यूस किया जाए। DC रेट बहुत हाई है। अब DC रेट क्या होता है वो समझने की जरूरत है आपको, मुझे तो नहीं पता होगा क्योंकि हम वो कारोबारी नहीं है। DC रेट होता है कि हुकूमत पाकिस्तान या डिप्टी कमिश्नर जो है कोई भी रेट फिक्स करता है यहाँ पे जो ज़मीन की खरीदो फरोख्त तो की जाती है कि कितना इसमें रेट, क्या मिनिमम क्या रेट होगा। एक DC रेट होता है, एक मार्केट रेट होता है। मतलब DC रेट मोस्ट ऑफ द टाइम हर जगह बराबर भी नहीं होता, हर जिले का, हर लोकेशन का, लैंड का, उसके मुताबिक ही उसका रेट जो है ना तय किया जाता है।
एक मतलब 8 लाख रुपीस अगर एक कनाल है डीसी रेट किसी जिले में, तो मार्केट रेट मोस्ट ऑफ द टाइम 16 लाख हो सकता है, 14 लाख हो सकता है, 10 लाख, उससे ज्यादा ही होता है, काफी ज्यादा ही होता है मार्केट रेट। अब इसमें बड़ी दिलचस्प चीज है, कैच है, जरा देखें ना, हमारा बाबू जो है ना, बाबू के पास बड़े तरीके हैं कि किस वे उसने स्विंग करना है। ये बड़ा क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। इन्होंने जनाब उनको कहा इजला के डिप्टी कमिश्नर्स को कि भाई साहब आप ना डीसी रेट बहुत ज्यादा है पंजाब में। आज जगहों पे कहा कि मार्केट रेट से भी ज्यादा है। जरा इंटरेस्टिंगली आप ये देखें, कभी आपने सुना है कि मार्केट ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, पेपर है, आई कैन शो इट, अगर आप कहेंगे तो स्क्रीन पे राना साहब कोई उस दिखा भी सकते हैं, पेपर सारे मौजूद है, मैं पूरी इस पे काम करके बैठा हुआ हूँ मैं, तो बड़ी मजे की कहानी है ये। तो उन्होंने जनाब कहा, 2-3 ने कहा कि ना डीसी रेट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट में रियल स्टेट ये जो है ये बिजनेस है ये बूम नहीं पकड़ा, डाउन हो रहा है। हाँ। बूम कैसे पकड़ेगा कि डीसी रेट को मजीद कम किया जाए। एक जगह उन्होंने लिखा कि 600% डीसी रेट ज्यादा है, 600%। अच्छा, 500 से 600% उन्होंने कहा ज्यादा है। तो इसके बाद कुछ डिप्टी कमिश्नर साहब ने, डिप्टी कमिश्नर को जब आप ये मेंबर बोर्ड ऑफ ये सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है पंजाब के, सुना कि उनको भी आगे प्रमोशन उनकी होने वाली है, उनको भी कहीं ऊपर से ही, इसके पीछे भी बड़ी लंबी कहानी है कि किन किन आपने यहाँ पे ये हाउसिंग सोसाइटीज के मालकान हैं, उन्होंने एक बड़ी लॉबिंग की है। अच्छा, लॉबिंग ये हुई है कि इस वक्त उन्होंने अभी ट्रांसफर करने हैं, ट्रांसफर उन्होंने नहीं किए जमीनों के, मतलब है जो एक्चुअल होते हैं, जबकि फीस देनी पड़ती है। फीस अब आपने देनी है डीसी रेट के मुताबिक। मोस्ट ऑफ द लोग डीसी रेट शो करते हैं, बेचते बेशक वो मतलब मार्केट रेट पे है। बहुत से लोग जो रेट है ना उसका वो डीसी रेट लगा के कि उतना आपको टैक्स पड़ता है, हुकूमत को जो आपको देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। प्लीज ये आप थोड़ा सा समझाएं ना कि टैक्स की वजह से जो है वो उसको वो कहते हैं ना देयर आर नो फ्री लंचेस, हर चीज के पीछे तो पैसा निकलता है। पंजाब में थाउजेंड्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहां पे, जिनके बहुत सारे ट्रांसफर अभी होने हैं। अगर वो डीसी रेट रखते हैं जो मौजूदा है तो उस पर तो टैक्स ज्यादा आएगा। उन्होंने एक मूव चला दी कि जनाब रियल स्टेट सेक्टर को अगर आपने बूम करना है, ऊपर लाना है, जो पिछले दिनों आपने सुना होगा शहबाज शरीफ साहब से कंपनी से कि हम इसको रियल स्टेट सेक्टर को ऊपर लाना चाहते हैं। हर दफा जो वजीर आज़म है तो रियल स्टेट सेक्टर की उसको जरूर फिक्र पड़ जाती है। इमरान खान साहब के दौर में भी आपको देखा होगा बहुत सारे उन्होंने फैसिलिटीज दी थी, अब ये दे रहे हैं। तो जनाब इन्होंने ये कहा है कि जनाब अब डीसी रेट होगा कम। डीसी रेट कम होता है तो इसके बाद यकीनी तौर पर टैक्स कम होगा, बिल्कुल कम देना पड़ेगा। तो मुख्तलिफ इजला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो इस वक्त, जिसमें मुल्तान है, फैसलाबाद है और भी हैं, ये हजरात इस वक्त डीसी रेट के मुताबिक उन्होंने वहां पे इनके दोबारा एवेल्युएशन करके उनको कम किया है। हुकूमत ने ये बगैर सोचे कि अगर हम ये कम करते हैं इसका फायदा हाउसिंग सोसाइटीज के मालकान को तो होगा, कुछ लॉबिंग की है। मतलब जैसे मैंने कहा कि इस पंजाब में हजारों हाउसिंग सोसाइटीज हैं, ये नहीं सोचा कि आपका रेवेन्यू का नुकसान कितना होने वाला है। नंबर 1, एक तो उनको नुकसान हुकूमत को होगा टैक्स की माध्यम में, जिसका फायदा होगा इन हाउसिंग सोसाइटीज, ठेकेदार, बिल्डर्स एंड कंपनी को, जो कि सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर आप पता वारदातें डालते हैं। इसलिए तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि पुर्तगाल में ब्यूरोक्रेट जिताते ले रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स के पास पैसा कहाँ से आता है? ख्वाजा आसिफ साहब ने बात पूरी तो नहीं की ना, यहीं से आता है। अब जनाब कुछ इजला के हैं डिप्टी कमिश्नर जो हैं, मुझे जो पता चला है, एक लाहौर के और एक रावलपिंडी के, दे आर रेजिस्टेंट। वो कहते हैं सर इससे हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। एक तो हुकूमत का रेवेन्यू कम होगा, जो वहां से मुझे पता चली है कुछ चीजें लाहौर से कुछ, और दूसरी बात यह है कि लोग इस पे एहतजाज करेंगे कि जिसकी जमीन का रेट 8 लाख रुपए था फी कनाल डीसी रेट, आप उसको 6 या 5 पे लेके जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में जब आप करेंगे तो इसके खिलाफ लोकल एक रिएक्शन आएगा। आपकी हुकूमत के खिलाफ आप रेजिंग करवाना चाहते हैं, हुकूमत के खिलाफ कोई मुजाहरे करवाना चाहते हैं, कोई जल्द से जुलूस करवाना चाहते हैं, आप महादिन ठेकेदारों को, हाउसिंग सोसाइटीज मालकान को, इस बिग ये जो आपके यार दोस्त हैं, कोई फंड देने वाले हैं, कोई डोनर हैं, कोई प्लाट देने वाले हैं, उन चंद हजार लोगों को अकोमोडेट करने के लिए कि दे विल गेट बिलियंस ऑफ रुपीज का फायदा, हुकूमत को उतना ही टैक्स कम होगा, लोगों को ये पैसा जो है वो कम जाएगा। अब ये क्या करेंगे, अगर आपका 6 लाख आपने कर दिया, 2-2.5 लाख कम कर दिया, तो फिर जो उसका रेट है, जो मार्केट रेट, तो वही रखना है उन्होंने, क्योंकि मार्केट की तो अपनी प्राइस है। सो इधर से पैसे हुकूमत को कम जा रहे हैं, उधर से जो बंदा बेचने वाला है उसको कम जा रहे हैं उसको। उस पे बैठ के, क्योंकि उसका मार्केट रेट भी नीचे आएगा, जरा ध्यान में रखें, जब डीसी रेट थोड़ा सा पीछे जाएगा तो मार्केट रेट भी नीचे आएगा। मकसद उनका ये है कि इससे खरीदो फरोख्त बढ़ जाएगी, ये चीजें बताई जा रही है। लेकिन मुझे ये पता चला है 3-4 बड़े बिग जो आपके हाउसिंग सोसाइटीज मालकान है, उन्होंने लॉबिंग की है इस्लामाबाद में एक बड़े ताकतवर एक फेडरल मिनिस्टर को। उसी फेडरल मिनिस्टर साहब ने, जो बाज दफा यहाँ बैठ के अफसरान की प्रमोशन में भी बड़ा उनका अहम रोल होता है। अच्छा, समझने वाले समझ जाएंगे, अब इतना इशारा काफी है।
सो वहां से उनको लॉबिंग की गई, उनको अप्रोच किया गया। कुछ साहबान है जिनके आगे प्रमोशन बोर्ड होने हैं, उनके नाम उसमें आने हैं, ग्रेड 22 में जाना है। उन्होंने ग्रेड 22 में जिन्होंने जाना है, उन्होंने वहां के पूरे पंजाब को एक्टिव कर दिया, डीसी साहबान को डीसी रेट लगे। और इसके लिए यूज क्या किया उन्होंने कि जो एफबीआर जो है, एफबीआर ने रिवाइज किए थे डीसी रेट, यहां से पहले शुरू करवाया गया ताकि उनको वो भाई यहाँ तो इस्लामाबाद तो 24 किलोमीटर का ये शहर है, असल तो पंजाब में वारदातें डलनी है, वहां पे आपके हजारों की तादाद में हाउसिंग सोसाइटीज हैं। तो जनाब किस्सा मुख्तसर ये प्रपोजल जहां से चली, हाउसिंग सोसाइटीज के बड़े ताकतवर तगड़े जो हैं एक वजीर साहब से मिले हैं। वजीर साहब ने पहले एफबीआर से करवाया, एफ के उन्होंने रिवाइज किए हैं, फिर पंजाब को भेजा गया, वहां पे इजलास को कहा गया डीसी साहबान को करें। अच्छा। उन्होंने जनाब साबित कहा, हमारे डिप्टी कमिश्नर को दाद दें, हमारे जकूटा जिन बड़े प्यारे, उन्होंने साबित कर दिया है कि जनाब डीसी रेट मार्केट रेट से ज्यादा है, ये डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। अच्छा, ज्यादा रिवाइज किया जाए। ये कभी आपने सुना है कि लोग रोकते हैं कि डीसी रेट कम है, डीसी रेट को बढ़ाया जाए। तो जनाब उन्होंने कहा जनाब ये डीसी रेट ज्यादा है, इसको कम किया जाए, क्योंकि जो आपने कुछ चंद हजार वो जो है बातचीत हो गई। और उसमें सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है मेन की रोल प्ले कर रहा है, उनसे भी कुछ चीजें पूछने के लिए भेजी, अगले हफ्ते फॉलो करेंगे। अच्छा। कि भाई साहब ये कौन सा, मतलब उन्होंने कहा हमें कंप्लेंट वसूल हुई है, जो मेरे पास पेपर है उसमें लिखा है कि उन्होंने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसमें एक मीटिंग हुई, मीटिंग में बताया गया डिप्टी कमिश्नर को बाकियों को कि हमें कंप्लेंट वसूल हुई है रियल एस्टेट सेक्टर से, ये नहीं लिखा। अच्छा, डीसी से डीसी रेट ज्यादा है। तो मैं पूछना चाहूंगा उनके मेंबर साहब, जवेद साहब है मेरा ख्याल है, कि भाई साहब किसने आपको कंप्लेंट भेजी है, अवाम ने भेजी है या आपको बिल्डर्स ने, ठेकेदारों ने, हाउसिंग सोसाइटीज के मालकान ने भेजी है? ये आपको रिटर्न में सामने हो ना उनसे उस मीटिंग में किसी डिप्टी कमिश्नर ने पूछा कि सर किसने भेजी है, जो हमारे साथ में शेयर करें। जनाब ये बहुत बड़ा एक वारदात डाल रही है, अवाम के हक में डाल रही है, हुकूमत के हक में डाल रही है। आपने अभी रेवेन्यू शॉर्टफॉल देख रहे, आज एफबीआर कह रहा है वहां पे आपकी फाइनेंस कमेटी में 612 बिलियन रुपीस का टैक्स का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। उसी वक्त आपका मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो सीनियर मेंबर साहब जो हैं वो कह रहे हैं टैक्स को इसको नीचे लेकर आओ, जिससे बिलियन रुपीस का टैक्स हुकूमत के पास नहीं आएगा। तो जनाब ये वारदातें डाल रही हैं। ठीक है, एक तरफ कहते हैं टैक्स नहीं आ रहा, दूसरी अच्छा ये सारा टैक्स आप तनख्वाहदारों से इकट्ठे किए जा रहे हैं, आपकी हमारी तनख्वाह से कटता है, वो बाजू खुशी में है। जहां से टैक्स आना है जिस सेक्टर से, उन्होंने कहा डीसी रेट कम। और ये तो हमेशा एक बहस रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी जो है उस तरह से टैक्स किया जाए ताकि हमारा टैक्स शॉर्टफॉल जो है वो उसको भी उस तरह से टैक्स नेट में। रियल सेक्टर ने जितना यहाँ पे आए और बड़े बड़े लोग हैं, अब तो हुकूमत में बैठे हुए हैं, आपके वजीर बने हुए हैं, पूरा मीडिया हाउसेज चलाते हैं, कमाल कर रही हैं। ये कोई आप इसको आपने तो ऐसे साबित किया है, ये कमेंट किया है लाइटर नोट, जैसे ये बेचारे बड़े यतीम से हैं, बड़े लवारिस हैं, इनका आगे पीछे भैया पूरा मुल्क चला रहे हैं, आपके हाउसिंग सोसाइटी मालकान मुल्क चला रहे हैं, हुकूमतें चला रहे हैं, वजारतें चला रहे हैं, ये चैनल चला रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं, हमें चला रहे हैं। चैनल की अच्छी बात की आपने, सबके चल रहे हैं। तो आप कह रही हैं कि बेचारे बहस हो रही है छोटे से, कमाल है। ठीक है, एक और they might be very happy, they might be very happy। अच्छा, एक और इशू पे भी आपका कमेंट जो है वो मैं लेना चाहूंगी कि ये क्या माजरा है कि वफाकी हुकूमत जो है वो पीटीसीएल को दोबारा वापस लेने के लिए तैयार है। व्हाट इज द न्यूज़? ये तो खैर मेरा ख्याल मिसलीडिंग है, जो हमारे साहब ने ये डाला है इसमें ये गलत है, ऐसे नहीं है। अच्छा, क्या खबर ये है आज की, जो हमारे दोस्त है खलीक कियानी साहब की स्टोरी है डान में। स्टोरी ये है कि जनाब के जो इत्तलात है, जो इसने पीटीसीएल खरीदा था 2006 में जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में 2. मेरा ख्याल है 46 बिलियन इसमें डॉलर्स में, जिसमें से $800 मिलियन आज तक उन्होंने नहीं दिए। 26% उनके पास था। वो ये इन द गिवन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो बदल रही है, तो उसके तहत दे आर विड्रॉइंग कि हम यहाँ से पाकिस्तान से ये वापस कर देते हैं 20। मतलब ये प्रपोजल है, इनिशियल स्टेज पे है, फैसला नहीं हुआ ना हुकूमत पाकिस्तान ने कि हम लेना चाहते हैं। तो ये एक खबर आई है। अब ये जरा जहन में रखें कि उस वक्त कुछ अच्छी खासी प्रॉपर्टीज थी, मतलब आपको तो पीटीसीएल पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। वो ये शर्त रख के बैठे थे जब बेची गई थी कि जितने भी यहाँ पे आपके इनकी प्रॉपर्टीज हैं, आपके एक्सचेंजेस हैं, दफ्तर हैं, इत्तलात ने कहा था हमारे नाम पे ट्रांसफर होंगी, हम लेंगे। 33 ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिन पे हमारी फौजी सेंसिटिविटीज थी, जिन्होंने मतलब नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन का सेक्टर है। अच्छा। उस पे रुक गए थे, उसकी वजह से उन्होंने $800 मिलियन रोक लिए। अच्छा। तो उनको प्रपोजल दी गई थी $800 मिलियन में से इन ये 33 प्रॉपर्टीज के मार्केट रेट है, पैसे काट लें, बाकी थे। आज तक उन्होंने नहीं दिए इतने सालों में। वजह हमारे हुक्मरानों की वहां पे जदादे हैं, हमारे हुक्मरानों के बच्चे के बिजनेसेस हैं, रहते वही हैं, माल है। तो वो जिन्होंने पैसे लेने थे उनके तो स्टेक्स हैं दुबई में। फिर पाकिस्तानी वहां पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तानी यहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेट्स देकर इनके भी वहां पे जदादे हैं। सो वो इसी वजह से दुबई पे कभी उन्होंने वो नहीं डाला, जोर नहीं डाला, उल्टा हम उनसे ये कर्जे लेते रहे हैं।
अब मसला ये हुआ कि पिछले दिनों यहाँ पे ये जनरल इफाजुर रहमान साहब हैं, ये पीटीए के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने एक कमेटी मीटिंग में पिछले हफ्ते इंकशाफ किया है कि 5 सालों से पीटीसीएल जो है घाटे में जा रहा है। दुनिया आपने तो प्राइवेटाइज किया था ये सोच के कि ये फायदे में जाएगी, 5 साल से घाटे में जा रही है। और पीटीसीएल यूफून के बोर्ड में पता कौन बैठे हैं? पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, फेडरल सेक्रेटरीज बैठे हैं, $10,000 तक वो अलाउंस ले रहे हैं। 5 सालों में किसी हमारे फेडरल सेक्रेटरी ने, मेम्बरान ने नहीं पूछा कि ये कंपनी घाटे में चल रही है, क्योंकि उनको डॉलर मिल रहे हैं, उनको दुबई के ट्रिप मिल रहे हैं, उनको अलाउंसेस मिल रहे हैं, उनको ट्रिप मिल रहे हैं। तो उनने भाई 5 साल से बाकी पूरे मुल्क की मतलब है वो मतलब बैंक हमने बेचे, दीगर बेचे, फायदे में है। पीटीसीएल घाटे में जा रहा है या घाटे में दिखाया जा रहा है। ये हमें आपने तो इसलिए प्राइवेटाइज किया था, या क्योंकि घाटे में दिखा रहे हैं तो प्रॉफिट नहीं देना चाहते हुकूमत पाकिस्तान को जो देना है आपने। ये वहद कंपनियां जनाब जो बेची थी हमने, बड़ा कहते हैं हर से प्राइवेटाइज कर दें। तो पिछले 5 सालों से पीटीए के चेयरमैन साहब के बकौल घाटे में जा रही है। तो जनाब वो निकलना चाहते हैं तो पैसे तो पहले मेरा ख्याल है प्रॉफिट टाइप नहीं, $800 मिलियन पहले नहीं दिए। अभी जब जो कंपनी घाटे में जा रही है वो क्या प्रॉफिट देगी आपको भाई? सो बड़ा ये फंडा है, वो क्या कहते हैं कोई चंगा बाला गुड़ बाला घटाला है ये इसमें। अगले हफ्ते मुझे याद दिलाइएगा, इसको मजीद इस पे फॉलो अप करेंगे, बिल्कुल फॉलो अप करेंगे। और डीसी रेट के हवाले से भी जो है वो उस पे भी जो है वो हम फॉलो अप करते रहेंगे आने वाले हफ्ते में। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी।